Hello everyone, welcome back to the class and this is me Ankita Kabra. So in today's class we will study Werner theory of coordination complexes. So this theory is quite new for us and this theory is the first theory proposed by Alfred Werner in regarding with coordination compounds. Okay, he was the first one to give us the idea about the structure of coordination compounds. What is the structure of coordination compounds, what are their properties. Alfred Werner was the first Swiss chemist to study all those things and formulate those observation in the theory. Okay, so we are going to study that theory first. So what Werner did, Werner proposed the concept of two valencies of a central metal ion. आई होप आप सबको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टर्म्स जो हमने पढ़े थे वो समझ में आ चुके हैं. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज योर सेंट्रल मेटल आयन, लिगैंड्स किसे बोलते हैं, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है. आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो वर्नर ने बताया कि सेंट्रल मेटल आयन जो है उसकी दो तरह की वैलेंसीज है. पहली है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी. ओके, अभी तक जो हम सिंपल सॉल्ट्स देखते थे ना, लाइक NaCl, KCl या फिर CrCl3, CoCl2, PdCl2, right? So why Cr combined with only 3 chloride? Cr सिर्फ 3 Cl के साथ ही क्यों बॉन्डेड है, 4 के साथ क्यों बॉन्डेड नहीं है? Because here the oxidation state of Cr matters, right? Valencies of Cr matter, that is 3. Here valency of cobalt is 2. So that valency is fulfilled by chloride ion. Palladium की फिर से 2 है valency. So such type of valencies are there in binary compounds. तो वर्नर ने बताया कि जिस तरीके से बाइनरी कंपाउंड्स में वैलेंसीज होती है जिसे सेटिस्फाइड करने के लिए आयंस हम लेते हैं टू फॉर्म अ सॉल्ट, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसमें भी वैलेंसीज होती है. एंड दिस वैलेंसीज आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी वैलेंसीज and secondary valencies. Okay, we will see those terms in detail in coming. Okay, now what वर्नर ने क्या किया, फिर वर्नर ने कंपाउंड्स बनाए कोबाल्ट क्लोराइड के. ओके, CoCl3 के कप उसने सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाए, मतलब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए. किसके साथ? विथ अमोनिया के साथ. ओके, he reacted our simple salt CoCl3 cobalt chloride with ammonia. ओके, तो उसने देखा, जब उसने ये रिएक्शन की तो ही फाउंड दैट कि ये जो अमोनिया है ये भी कोबाल्ट के साथ बाइंड हो गया. ओके, CoCl3 और अमोनिया भी बाइंड हो गए. कंसिडर हमने 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लिए थे तो 6 की 6 अमोनिया यहाँ पे बाइंड हो गए. ओके, इन दिस वे. सो बट CoCl3 में कोबाल्ट की वैलेंसी तो +3 थी, जिसको सेटिस्फाई किसने किया? क्लोराइड आयन ने किया. तो फिर अभी ये जो अमोनिया आया है ये किस तरीके से बॉन्ड हो गया फिर कोबाल्ट के साथ? दिस इज अ क्यूरियोसिटी विच वर्नर हैड. ओके, और फिर उसने बताया कि कोबाल्ट जो मेटल आयन है उसकी दो तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, सो ये देखिए उसने ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स बनाए. ही ट्रीटेड कोबाल्ट क्लोराइड विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, तो ये कंपाउंड बना. फिर अगर 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ जब उसने ट्रीट किया तो ये वाला कंपाउंड बना था. 4 के साथ 4 अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो ये बना. एंड यहाँ पे वी नीड 3 अमोनिया. ओके, या फिर 4 भी रखोगे तो चलेगा. फॉर अ व्हाइल वी आर टेकिंग 3 अमोनिया. ओके, सो इन दिस वे ये चीजें होती गई. ठीक है, कंपाउंड्स बनते गए. तो ही वंडर कि हाउ दिस इज पॉसिबल. अगर उसकी वैलेंसी 3 है तो उसने सिर्फ 3 कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाने चाहिए, राइट, जो वो क्लोराइड के साथ बना चुका है. तो फिर ये अमोनिया कैसे जाके बॉन्ड हो रहा है, राइट? सो व्हाट ही डिड एन एक्सपेरिमेंट फर्दर. उसने ये जो कंपाउंड्स बनाए उसने इस कंपाउंड को AgNO3 के साथ ट्रीट किया. किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइड के साथ. ओके, सो तब उसने देखा
कि जब आप AgNO3 डालोगे तो all this 3 chloride ion get precipitate out as a molecule of AgCl, right? तो ये जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है CuCl3 and 6NH3, okay, this compound when treated with AgNO3 तो it will give 3 molecules of AgCl, मतलब तीनों क्लोराइड आयन आपके प्रेसिपिटेट हो गए. ओके, नाउ जब ये दूसरे कंपाउंड के साथ हमने किया, जब हमने दूसरे कंपाउंड को AgNO3 के साथ ट्रीट किया, उस टाइम पे हमें सिर्फ 2 AgCl मॉलिक्यूल्स मिले. ऐसा क्यों? यहाँ पे तो 3 AgCl थे, सो व्हाई ओनली 2 AgCl, राइट? जब हमने तीसरे वाले के साथ किया 4NH3 and thrice Cl, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 AgCl मिला. एंड जब हमने यहाँ पे किया when you take 3 molecules of ammonia and thrice Cl, तो हमें कोई AgCl नहीं मिलता है. ओके, we'll get 0 AgCl. कोई क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता है वहां पे. ठीक है, so this is because he proposed, let me show you the images. ये कोबाल्ट आयन है. ओके, this is a cobalt ion, this is a central metal ion, and this is the ammonia molecules. when we take 6 ammonia तो 6 ammonia molecules cobalt को इस तरह bond हो गए. okay, and there you can see a blue color broad line है, right? so that is the strong bond. okay, that is the strong bond. when you treated this compound with HCl तो ammonia evolve नहीं होता है. तो ये बताता है हमको कि जो अमोनिया है वो कोबाल्ट को बहुत ही स्ट्रांगली बाउंडेड है, राइट? लेकिन जब हमने AgNO3 के साथ ट्रीट किया तो हमको AgCl एज अ प्रेसिपिटेट मिला, राइट? सो दिस शोज दैट कि जो आपका क्लोराइड आयन है दैट इज लूजली बाउंडेड. ओके, वो कैसा है? वो लूज बाउंडेड है, इसलिए क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट आउट हो गए. ओके, सो वर्नर ने बोला कि जो आयन प्रेसिपिटेट हो रहे, जो आयंस आयोनाइज्ड हो रहे, दैट आर प्राइमरी वैलेंसीज. ओके, वो कौन सी वैलेंसीज है? वो प्राइमरी वैलेंसीज है. लेकिन जो आयनाइज नहीं हो रहे लाइक अमोनिया, अमोनिया आयनाइज नहीं हुआ बिकॉज अमोनिया इज स्ट्रांगली बाउंडेड टू अ मेटल आयन, राइट? सो दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी. अंडरस्टूड? तो ये दूसरा कंपाउंड था जिसमें हमने 5 अमोनिया लिया और 3 Cl तो हमारे पास थे. तो हियर यू कैन सी कि ये देखो, यू हैव 6 बॉन्ड्स, राइट? 6 बॉन्ड तो है अमोनिया के साथ, सॉरी 5 बॉन्ड्स है अमोनिया के साथ एंड 1 सॉलिड बॉन्ड दैट इज विथ Cl. मतलब यहाँ पे जो 3 Cl थे वो तीनों की तीनों प्रेसिपिटेट हो गए बिकॉज यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी थी कोबाल्ट की वो 3 प्लस 3 एंड दैट इज सेटिस्फाइड बाय योर क्लोराइड आयंस, राइट? और जो सेकेंडरी वैलेंसी है कोबाल्ट की दैट इज 6, दैट इज सेटिस्फाइड बाय योर अमोनिया मॉलिक्यूल्स. हियर आल्सो कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो है 6 और जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज 3. ठीक है, तो अभी 3 Cl तो हमारे पास है तो दैट इज गोना सेटिस्फाई योर प्राइमरी वैलेंसी. लेकिन हमारे पास 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स नहीं है, वी ओनली हैव 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स. सो 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स ने दे आर स्ट्रांगली बाउंडेड टू योर कोबाल्ट आयन, बट 1 Cl, दिस 1 Cl, इसको देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी है. दिस शोज दैट दिस Cl हैज ड्वेल कैरेक्टर. ड्वेल कैरेक्टर कैसे? दिस Cl is satisfying primary valency as well as secondary valency. ठीक है, इस Cl, ये जो Cl है, एक Cl जो है ये कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड कर रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जब हम इस कंपाउंड को जब हम AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें सिर्फ 2 AgCl मिलेंगे बिकॉज ओनली 2 Cl आयंस, क्लोराइड आयंस, आर लूजली बाउंडेड. दिख रहा है यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है दैट इंडिकेट्स कि ये लूजली बाउंडेड है और जो ब्लू कलर की लाइन है दैट इंडिकेट्स कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. ठीक है, सो अभी क्योंकि 2 ही Cl लूजली बाउंडेड है तो वो ही प्रेसिपिटेट आउट होंगे.
जो थर्ड Cl है that has dual character वो precipitate out नहीं होगा. Understood? So जो भी आपके सेंट्रल मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी होगी या सेकेंडरी वैलेंसी होगी, सेंट्रल मेटल आयन को वो सेटिस्फाइड करना ही करना है. ठीक है. इन थर्ड कंपाउंड यू कैन सी ये कोबाल्ट है. ठीक है. वी हैव 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स नाउ, राइट. बट उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 है. 4 जिसमें से 4 कौन सेटिस्फाई करेगा? अमोनिया मॉलिक्यूल. एंड रिमेनिंग 2 वर सेटिस्फाइड बाय chloride ions. See this chloride and this chloride. Now here 2 Cl negative ions has dual character. Okay. और सिर्फ एक Cl है जो loosely bounded है, that will get ionized. So आपको मिलेगा 1 AgCl, 1 mole of AgCl. Right. In this case you have 3 ammonia, 3 Cl. Right. तो primary valency तो तीनों chloride ion satisfied कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी तीनों सेटिस्फाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स है? 3, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज 0 AgCl. जब आप इसको ट्रीट करोगे AgNO3 के साथ तो आपको कोई क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट आउट नहीं होंगे. अभी हमने देखा था कि जो आयंस आयनाइज्ड होते हैं वो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखते हैं, राइट. तो देखो 3 AgCl हमें मिलेंगे, मतलब तीनों Cl नेगेटिव आयंस आयनाइज्ड हो रहा है, तो हमने इसीलिए तीनों Cl बाहर लिखे. लेकिन इन सेकंड केस 1 Cl is written inside the coordination sphere while 2 Cl are written outside the square bracket. Why this is so? Because this Cl which is written inside the square bracket has dual character. इस ये ligand करके भी act कर रहा है, right? This is satisfying primary valency as well as secondary valency. तो जो ligand करके act करेगा that is always written inside the square bracket. जो भी secondary valency satisfied करेगा वो हमेशा square bracket के अंदर होगा और ये 2 Cl बाहर. अभी यहाँ पे कौन कितने Cl आपकी secondary और primary valency satisfied कर रहा है? 2, right? So 2 Cls are written inside and 1 Cl outside the square bracket. और यहाँ पे तो सारे ही Cl satisfy कर रहे हैं तो सबके सब square bracket के अंदर आएगा, right? तो आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो था कोबाल्ट का वो था 6 और हर केस में कोबाल्ट ने वो सेटिस्फाइड किया है. यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे this 5 ammonia 1 Cl तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6. यहाँ पे 4 ammonia 2 Cl तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज अगेन 6. 3 ammonia 3 Cl तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, right? So in this way Varman ने ऐसे compounds बनाए. He studied physical properties, he studied chemical behavior of these compounds and then he proposed 4 postulates based on his observations. Okay, तो वो postulates अब हम पढ़ेंगे. I hope this much is clear. आपको समझ में आ गया है कि जो अमोनिया है वो बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड किए गए हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड हो गए, फर्मली बाउंडेड है, इसीलिए वो आयनाइज्ड नहीं होंगे. लेकिन जो आपके प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहे हैं वो आयंस आयनाइजेबल है. ओके, वो आयनाइज्ड हो गए बिकॉज दे आर लूजली बाउंडेड, तो वो आयनाइज्ड हो गए. सो प्राइमरी वैलेंसी जो भी आयन सेटिस्फाइड करेंगे वो कैसे होंगे? वो आयनाइजेबल होंगे, राइट. और सेकेंडरी वैलेंसी जो भी सेटिस्फाइड करेंगे वो नॉन आयनाइजेबल होंगे. अंडरस्टूड? प्राइमरी वैलेंसी is nothing but it is what we called, it is oxidation number, correspond to oxidation number. जितना आपका central metal ion का oxidation number होगा उतनी उसकी primary valency होगी, right? अभी हम पढ़ेंगे postulates. The postulates of Werner theory. The first postulates of Werner say that कि unlike metal salts, जो भी metal salt है उसमें सिर्फ एक ही valency होती है, ठीक है? That is कि अगर कोबाल्ट की +3 है तो 3 नेगेटिव आयंस आके उसको सेटिस्फाई कर देंगे एंड दे विल फॉर्म अ सॉल्ट, राइट. बट इन दिस केस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. ओके, पोस्टुलेट सेकंड इज दैट द आयनाइजेबल स्फीयर, मतलब the ions which are written outside the square bracket, this square bracket is coordination sphere, right? और इसके बाहर जब हम Cl लिखते हैं तो this Cl comes in ionization sphere. So the ionization sphere
कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज विच सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल, जो अभी हमने देखा. यू कैन सी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हमने आयंस लिखे हैं, हियर वी राइट Cl3, यहाँ पे हमने Cl2 लिखा, यहाँ पे हमने Cl लिखा. These ions are satisfying primary valency. You can see primary valency are denoted by dotted lines, right? तो जो भी आयन प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे सिर्फ, वो कहाँ लिखेंगे हम? आयनाइजेशन स्फीयर में लिखेंगे, मतलब आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, so the primary valencies are generally satisfied by anions. Why this is so? Because it corresponds to oxidation state. अभी आयरन है, Fe है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. ठीक है, अभी +2 मतलब वैलेंसी कितनी हुई आयन की? 2. सो वो सेटिस्फाई करने के लिए आपको कौन से आयंस चाहिए? आपको निगेटिव आयंस चाहिए, आपको अनायंस चाहिए, राइट? दैट्स व्हाई प्राइमरी वैलेंसीज जो होती है वो जनरली कौन सेटिस्फाइड करता है? अनायंस. तो ये चीज याद रखना, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, यू मस्ट नो दोस थिंग्स. ओके, so it corresponds to oxidation state, the very first thing. Second thing, primary valencies are generally satisfied by anions. Okay, next thing, that primary valencies are ionizable. Okay, that's why primary valencies are also known as ionizable valencies. Okay, and they are written in the ionizable sphere. The ions which are satisfying primary valency are written in the ionization sphere. Okay, and they are denoted by dotted line because they are loosely bounded to your metal ion. Okay, so this thing you have to keep in mind. But every metal जो भी coordination compound हम बना रहे हैं उसमें जो भी metal है, it tends to satisfy both of its valency. मतलब उसको primary valency भी satisfied करनी पड़ेगी और secondary valency भी satisfied करनी पड़ेगी, ये compulsion है. ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि कोबाल्ट ने प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही तो वो सेकेंडरी नहीं करेगा और सेकेंडरी कर ली तो वो प्राइमरी नहीं करेगा. ठीक है, जितनी भी उसकी वैलेंसीज है वो उसको सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर. दोनों पोस्टुलेट्स बहुत ही आसान है एंड जस्ट मेमोराइज दिस पोस्टुलेट क्योंकि वर्नर थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 3 इज दैट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं उसमें कौन सी वैलेंसीज लिखेंगे? सेकेंडरी वैलेंसीज. हमने लिखा था ना CONH3, राइट? So this NH3 is nothing but these are the molecules which are satisfying your secondary valency. तो जो भी molecules, जो भी ions आपकी secondary valency satisfy करेंगे वो हम coordination sphere के अंदर लिखेंगे because they are non-ionizable. That's why secondary valency is also known as non-ionizable valency. Okay. Now secondary valency for the metal ions are fixed. ये चीज याद रखना, जो भी secondary valency होगी for the metal ion वो fixed होती है. Like cobalt 6, iron 6, इस तरीके से वो fix होगी, उसमें कोई change नहीं आएगा. ठीक है, तो अभी जो ये फिक्स्ड वैलेंसी है ये सेटिस्फाइड कौन से मॉलिक्यूल्स करेंगे? राइट, सो दे आर सेटिस्फाइड बाय अनायंस और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स व्हिच वी कॉल्ड एज लिगैंड्स. ओके, तो जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो अनायंस भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं. जो वर्नर ने कंपाउंड बनाए, हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे देखो कंपाउंड नंबर 2 में देखो, the secondary valency is 6, right? Out of which 5 valencies are satisfied by ammonia and which is neutral molecule. अमोनिया कैसा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. और एक जो वैलेंसी बची थी वो किसने सेटिस्फाइड की? Cl ने सेटिस्फाइड की. और Cl कैसा है? Cl निगेटिव आयन है. ठीक है, दैट इज अनायन. बट इन केस ऑफ प्राइमरी वैलेंसी के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ अनायंस ही चाहिए. That will satisfy your primary valency, but secondary valency can be satisfied by your neutral molecules or your anions. Okay, याद रखिएगा. So number of secondary valency is nothing but it corresponds to coordination number. जो भी coordination number है आपके metal ion का, that is its secondary valency. Okay, so
What is secondary valency then? It corresponds to coordination number. It is written inside the square bracket that is in coordination sphere. Secondary valencies are non-ionizable. Okay, they are directional. Secondary valencies are directional. याद रखना, primary valencies are non-directional. उसका कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसीज आपकी रहेगी. प्राइमरी वैलेंसीज के आयंस जो है, जो भी आयंस आपके प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे वो कहीं पर भी रह सकते हैं, ठीक है. बट सेकेंडरी वैलेंसीज जब सेटिस्फाइड होगी बाय योर मॉलिक्यूल्स और अनायंस, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा, स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अरेंज रहेगा, ठीक है. एंड दैट विल गिव अस अ स्पेशल अरेंजमेंट टू दैट कंपाउंड. That's what your fourth postulate is all about. The secondary valencies have fixed spatial arrangement around the metal ion. यहाँ पे देखो, in this way, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? So इस तरीके से Cl कहीं पे भी अटैच हो चुका है, right? प्राइमरी वैलेंसीज कहीं से भी अटैच हो रही है, बट जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज है उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, राइट, इन दिस वे. सी, सो इसके वजह से क्या होगा, आपके कंपाउंड को एक ज्योमेट्री मिलेगी, राइट. दिस इज ऑक्टाहेड्रॉन, है ना. सो इन दिस वे, दैट इज बिकॉज ऑफ योर सेकेंडरी वैलेंसी. तो प्राइमरी वैलेंसीज जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो डायरेक्शनल होती है. प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है. प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, secondary valency coordination number. Primary valency is satisfied by only anions, right? Negative ions, we can say only anions, right? But secondary valency can be satisfied by anions or neutral molecules. Okay, so I hope this much is clear. आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है. So this is all about Werner's theory. पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी. पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको समझ में आ गया चारों पोस्टुलेट्स का मीनिंग क्या है, राइट. तो वो जो कंपाउंड्स हमने बनाए, वर्नर ने बनाए थे, वो जो कंपाउंड्स जो हमने अभी स्टडी किए, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट यू हैव टू कीप द थिंग इन माइंड कि जब कंपाउंड्स बने थे तो कब कौन से आयन प्रेसिपिटेट आउट हुए, मतलब पहले कंपाउंड में से कितने AgCl के मोल्स बने, सेकंड वाले में AgCl के मोल कितने बने, और ऐसा क्यों हुआ, ठीक है. मतलब हर कंपाउंड में तो 3 Cl थे ना, देन व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl? दैट इज बिकॉज the Cl ion, the chloride ions are somewhere satisfying both valency, primary valency and secondary valencies, right? So इसीलिए we are getting different number of moles of AgCl. I hope this thing is understood. Please go thoroughly through the Werner's theory. This is very important in coordination compound. This theory is the very first theory which we studied in this unit, and trust me, this is very very important. Examination point of view से भी बहुत important है, क्योंकि इसमें बहुत सारे questions आते हैं. क्लियर कट क्वेश्चन आ जाता है कि write the postulates of Werner's theory, ठीक है. बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, 4 postulates लिखने होते हैं आपको, तो it is really really very very important. Okay, बहुत आसान भी है. जस्ट एक चीज याद रखना कि जो भी सेंट्रल मेटल आयन है दैट टेंड्स टू सेटिस्फाई इट्स बोथ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. हो सके तो यहाँ पे पोस्टुलेट नंबर 1 में जस्ट ऐड दिस पॉइंट दैट एवरी मेटल आयन टेंड्स टू सेटिस्फाई इट्स बोथ वैलेंसीज. ओके, सो दिस विल बी योर कंप्लीट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी. नेक्स्ट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है. अभी जब वर्नर ने अपनी थ्योरी प्रपोज की, वर्नर ने स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, देन देयर इज अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड सुडविक. उसने फिर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का. ओके, एंड दैट इज प्रपोज ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल रूल, एम्पिरिकल फॉर्मूला व्हिच इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. ओके, अभी हमने देखा कि जो आपका मेटल आयन है, कोबाल्ट है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा था लिगैंड और मेटल का इंटरैक्शन कैसे हो रहा है. लिगैंड क्या कर रहा है, लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है टू योर सेंट्रल मेटल आयन, राइट.
ट्राई पॉजिटिव। लिगैंड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया टू सेंट्रल मेटल आयन, और सेंट्रल मेटल आयन के पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए टू अकोमोडेट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज डोनेटेड बाय लिगैंड, राइट। तो अगर वो एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल आयन के पास नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ अकोमोडेट होगा, नहीं हो पाएगा, राइट। सो उसके पास वो एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। सो दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन लिगैंड एंड मेटल, और उसके वजह से क्या बन रहा था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा था। अभी दे वंडर कि कब तक आपका मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर लेते रहेगा, राइट कहीं पे तो लिमिट होगी ना, वेयर द मेटल आयन स्टॉप्स अकोमोडेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो चीज कैसे होगी। सो EAN जो होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, that is nothing but it is equal to the total number of electrons. It is total number of electrons which is present around your central metal ion. आपके central metal ion के सराउंडिंग में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। सो सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी ये सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक तो देखो मेटल आयन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स है, राइट फिर लिगैंड ने भी उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, तो वो भी हमको ऐड करने पड़ेंगे, राइट इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम लिगैंड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आयन, तो दैट इज गिव यू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड योर सेंट्रल मेटल आयन। ओके, सो अभी ये रूल क्या बोलता है, व्हाट EAN रूल स्टेट्स, सो EAN रूल स्टेट्स दैट अ मेटल continues to accept electron pair till it attains the electronic configuration of the next noble gas. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल है, लर्न करना, व्हाट इज EAN रूल आ जाता है एग्जाम में। ओके, कैलकुलेट कैसे करना है ये तो पूछते ही है, कभी कभी EAN रूल का ये भी पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, द मेटल आयन continues to accept the electron pair till it attains the electronic configuration of the next noble gas, indicating, देखो यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट कब तक इलेक्ट्रॉन पेयर लेते रहेगा लिगैंड से, जब तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू नेक्स्ट नोबल गैस। कोबाल्ट के बाद जो नोबल गैस आता है, जो इनर्ट गैस आता है विच इज द मोस्ट स्टेबल, ओके, तो जब तक वो उसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर लेता, जब तक इसका एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू दैट नोबल गैस एटॉमिक नंबर, तब तक वो इलेक्ट्रॉन लेते रहेगा, ठीक है, तब तक वो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करते रहेगा। सो एक कौन से नोबल गैस होंगे, एर्गॉन होगा, क्रिप्टॉन होगा, जेनॉन होगा, रेडॉन होगा, राइट। सो इफ when we calculate the EAN, तो अगर EAN 18 आता है which is the atomic number of argon, if it comes 36 which is the atomic number of krypton, if it comes 54 which is the atomic number of xenon, 86 radon, then you can say that कि आपका जो compound है, आपका जो coordination compound है, that is stable, okay, that is obeying EAN rule. The compounds which obey effective atomic number rules are stable because the electronic configuration is equal to the noble gas electronic configuration. Okay, that's why it is stated that ki stability determine की थी by Sidgwick ने, and this is a very early attempt to explain the stability. इसके बाद there are number of concepts on stability of coordination compound. Okay, this is the very first attempt. So अभी हम देखते हैं कि how we can calculate EAN of different coordination compounds. Okay, what is the formula behind it? So EAN कैसे calculate करते हैं, तो जैसे मैंने बोला EAN क्या होता है, it is the total number of electrons around your central metal ion. अभी जो आपका central metal ion है उसके खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन है ना, so number of electrons of metal ion, मतलब metal ion के खुद के पास जितने इलेक्ट्रॉन है वो वाले, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। अभी उसके खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन्स थे, प्लस उसने लिगैंड से भी एक्सेप्ट कर लिए, सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन योर सेंट्रल मेटल हैव। ओके, एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं आपसे, अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स है, आपके फ्रेंड ने आपको 5 चॉकलेट्स दिए,
अभी आपके पास टोटल चॉकलेट्स कितने हो गए? इट्स नॉट 5 और इट्स नॉट 10 ना, इट्स इन टोटल 15, क्योंकि आपके खुद के पास भी 10 थे और आपके फ्रेंड ने आपको 5 दिए, तो दैट इज 15 चॉकलेट्स, राइट? तो उसी तरीके से सेंट्रल मेटल आयन के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू number of electrons of metal ion plus total number of electrons donated by ligands. अभी जो आपने देखा, जो हमने कंपाउंड लिखा था कोबाल्ट, राइट, उसके सराउंडिंग में कितने लिगैंड्स थे? 6 अमोनिया थे, है ना? 6 अमोनिया। अभी एक अमोनिया रहता तो हम बोल देते, हम एडिशन कर लेते। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द फॉर्मूला बिकॉज लिगैंड्स ज्यादा है। That's why I written total number of electrons. इन सबकी टोटल करनी पड़ेगी आपको कि 6 लिगैंड ने इस कोबाल्ट को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एंड दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। अभी हम देख रहे हैं कि एक अमोनिया है तो उसने एक लोन पेयर डोनेट किया, राइट? तो कोबाल्ट को ऐसी कितनी लोन पेयर मिली? 6 लोन पेयर मिली। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 6 अमोनिया है तो वी हैव टू कैलकुलेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन पेयर हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन टोटल अमोनिया ने कोबाल्ट को कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? 12। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 12. In that way you have to calculate number of electrons. आप electron pair और electrons में confuse मत हो जाना, ठीक है? So the formula goes like Z minus X plus Y, where Z is atomic number of metal because that is the number of electrons metal have, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, इसलिए हमने बोला था जब हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े थे कि लर्न द पीरियोडिक टेबल। ओके, आई होप आप सबका लर्न है एंड यू आर वेरी वेल अवेयर विद द एटॉमिक नंबर। नाउ व्हाट इज एक्स देन? एक्स आपको माइनस करना है, ठीक है? तो एक्स क्या है? एक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल टू फॉर्म द आयन, राइट? अभी देखो ये कोबाल्ट है, NH3/6 ट्राई पॉजिटिव था, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? ट्राई पॉजिटिव। अभी कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर है 27, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 27। लेकिन आपके कंपाउंड में कोबाल्ट इज नॉट प्रेजेंट एज अ न्यूट्रल, ओके? कोबाल्ट एग्जिस्ट एज CO ट्राई पॉजिटिव, है ना? मतलब कोबाल्ट ने क्या किया? कोबाल्ट ने 3 आयन लूज कर दिए। ट्राई पॉजिटिव चार्ज है मतलब इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करने पड़ेंगे आपको? माइनस करने पड़ेंगे। कितने होता है? 24। तो कोबाल्ट के पास अभी जब वो कंपाउंड बना रहा है तभी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। ग्राउंड लेवल पे उसके पास 27 थे, लेकिन जब वो अमोनिया के साथ बॉन्ड कर रहा है, जब वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 24, बिकॉज वहां पे कोबाल्ट एग्जिस्ट एज ट्राई पॉजिटिव आयन, वहां पे कोबाल्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए हमको ये चीज माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे आयन के फॉर्म में है। दैट्स व्हाई वी हैव टू माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल। हम इसको सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है? जस्ट माइनस द ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड व्हाट इज y देन? y को ऐड करना है, सो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। It is the number of electrons donated by ligands. Okay, so this is what your EAN is. How you calculate EAN. ठीक है? So now we will see the examples of it. So how to calculate. Now what is the EAN of the central metal ion of following compounds? Now this is a compound K3FeCN/6. Okay, now this is neutral compound. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते आना चाहिए, किसका? सेंट्रल मेटल आयन का। और यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन है? Fe है, राइट? लिगैंड कौन से है? साइनाइड है। कितने हैं? 6 है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। व्हाई? बिकॉज CN जो है वो मोनोडेंटेड लिगैंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगैंड्स, राइट? काउंटर आयन कौन से है? पोटेशियम। चार्ज कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा इसमें?
that is FeCN/6 tri negative, right? This is the complex ion जो बनेगा, और ये फिर नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई करने के लिए फिर पॉजिटिव काउंटर आयंस आएंगे और यहाँ पे फिर ये वाला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट? तो अभी ये हमारे पास चार्ज आयन है. नाउ विद दिस यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन. तो आयन का हम ले लेते हैं X प्लस कितने लिगैंड है 6, और चार्ज कितना है एक लिगैंड पे -1, Cn नेगेटिव होता है ना, राइट, इज इक्वल्स टू -3. सो x इज इक्वल्स टू कितना होता है, यहाँ पे -6 हो जाएगा और यहाँ पे -3. -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा. 6 - 3 इज 3. तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3. हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारा फॉर्मूला बोलता है Z - X + Y, एंड Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन. आयरन का एटॉमिक नंबर है 26. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज +3. सो X - 3 प्लस Y इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड्स. कितने लिगैंड है, 6 लिगैंड है. 6 लिगैंड्स है मतलब 6 लिगैंड ने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए. हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 12. ओके, सो कितना आएगा ये 26 - 3 23, 23 + 12 35. ओके, दिस इज 35. अभी 35 किसी का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या, यू कैन सी हियर. किसी का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है 35? नहीं. हमें क्या चाहिए था, 36 चाहिए था, क्रिप्टॉन चाहिए था, राइट? बट यहाँ पे आ रहा है आपका EAN कितना आ रहा है, यहाँ पे EAN आ रहा है 35, right? So this complex does not obey EAN rule. Understood? आयरन के बाद वाला जो नोबल गैस है दैट इज क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36. सो हम ये देख रहे थे अकॉर्डिंग टू EAN कि ये कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है, राइट? बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस में, ओके, कि जिन जो EAN रूल फॉलो नहीं करते वो भी काफी टाइम स्टेबल होते हैं. सो नेक्स्ट कंपाउंड अभी हम देखते हैं K4FeCN/6. तो यहाँ पे जब आप चार्ज कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, FeCN/6 टेट्रा नेगेटिव. व्हेन यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, तो दिस इज X + 6 - 1 इज इक्वल्स टू -4. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो X का वैल्यू आएगा +2. तो यहाँ पे आपके आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2. तो जब आप वैल्यू पुट करोगे Z - X + Y वाले फॉर्मूला में, तो Z - X + Y. सो Z क्या है, ऑक्सीडेशन सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26. ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला दैट इज +2. तो 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, लिगैंड कितने हैं 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2. जस्ट डू वन थिंग, अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो जितने लिगैंड्स होते हैं तो उतने लोन पे वो डोनेट करेगा इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड. ओके, बाइडेंटेड के केस में ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. मोनोडेंटेड जितने हैं तो जितने लोन पे वो डोनेट कर रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक लोन पे में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 26 - 2 24 + 12 दैट कम्स 36. एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ योर next noble gas, that is krypton. So this compound is stable, this obey EAN rule. Okay, so in this way questions आते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेट करने होते हैं EAN of central metal ion, effective atomic number. So फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा ताकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट परफेक्टली निकाल पाओ, आप कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से पता कर पाओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा. उसके लिए आपको बाइडेंटेड लिगैंड, ट्राइडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड पता होने चाहिए. आपको लिगैंड के चार्जेस पता होने चाहिए फॉर दैट केस, ठीक है? आपको चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स निकालते आना चाहिए,
दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है, तो जब तक पहले वाली चीजें नहीं आएगी तब तक ये इजी नहीं होगा। अगर चाहते हुए इजी हो तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करो, पढ़ो पहले की चीजों को, प्रैक्टिस करो। ओके, नाउ इन दिस केस कॉपर NH3/4 डाई नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर फर्स्ट, ठीक है। देन फिर आपको उसका एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा, देन फिर आपको जितने लिगैंड है मल्टीप्लाई बाय 2 करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये जो थर्ड वाला कंपाउंड है इसका EAN क्या है। ओके, calculate this and comment the answer in the comment section. Okay, I hope this much is clear to everyone. Okay, कार्बोनिल वाले केस में क्या है, कार्बोनिल वाले केस में आप EAN कैसे डिटरमाइन करोगे, ठीक है। तो जब हम कार्बोनिल लेते हैं तो दिस इज द न्यूट्रल लिगैंड, और यहाँ पे जो ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, मतलब यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, राइट। और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारा फॉर्मूला बोलता है Z minus X plus Y एंड X इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो X अगर 0 है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, Z plus Y कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज इट। तो ये देखो क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज 24, दैट इज Z। 6 कार्बोनिल आपने लिए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर उसने क्रोमियम को डोनेट किए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। जस्ट ऐड ऑन फिर 24 प्लस 12 36 हो गया क्रिप्टॉन। तो दिस इज स्टेबल कंपाउंड, इट फॉलोज EAN रूल। ओके, नेक्स्ट इज MoCO/6, मोलिब्डेनम है, 42 एटॉमिक नंबर है, 6 कार्बोनिल है, 6 into 2 दैट इज 12, 42 plus 12 that is 54, आ गया xenon, the next inert gas configuration, right। तो again that is stable। आयरन देखो, आयरन CO/5, तो यहाँ पे 5 कार्बोनिल है, 5 into 2 that is 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड इज 10। कंफ्यूज मत होना इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स में, ओके। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26, तो 26 plus 10 36 क्रिप्टॉन, राइट। तो आयन के बाद जो नोबल गैस आता है दैट इज क्रिप्टॉन ओनली ना, तो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन EAN ऑफ आयरन। ओके, so in this way we can see what is the EAN of your central metal ion। फॉर्मूला याद रखना, Z minus X plus Y। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना। तो जस्ट प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लो एंड जस्ट प्रैक्टिस। और जब आप एग्जाम्पल्स लेते हो ना तो एक ही एग्जाम्पल पे से सारी चीजें कर लिया करो, मतलब कंसिडर Cu लिया, एक एग्जाम्पल है CuNH3/4 डाइपॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें आप फिर जैसे आप ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप ले लो और उसी में से फिर दिस इज सेंट्रल मेटल आयन, इसमें लिगैंड कौन सा है, फिर ये लिगैंड न्यूट्रल है या निगेटिव है या पॉजिटिव है ये पता करो, फिर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, ओके, फिर चार्ज कितना है, फिर इसी कॉम्प्लेक्स में आप कॉपर का जो भी आपका मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फिर इसी कंपाउंड में आप EAN रूल भी कैलकुलेट कर लो, राइट। तो ये एक ही कंपाउंड में यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो जिससे सारी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सेंट्रल मेटल आयन पता चल जाएंगे कौन से है, देन फिर आपके लिगेंड्स पता चल जाएंगे आपको कौन से निगेटिव है कौन से पॉजिटिव है, उस पे चार्ज कौन से है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है आप उसमें प्रोन हो जाओगे, राइट। चार्ज कैसे निकालते हैं, EAN कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो सारी चीजें ना एक ही साथ कर लो। सो नाउ जो हमने अभी वर्नर थ्योरी देखा था, पोस्टुलेट्स देखे थे वर्नर थ्योरी के, एक्चुअली उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। वर्नर थ्योरी के ड्रॉबैक्स कुछ ऐसे है कि लाइक वर्नर ने ये नहीं बताया कि क्यों कुछ ही ट्रांजिशन मेटल आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ऐसा क्यों, सारे के सारे क्यों नहीं बनाते, ठीक है। देन फिर और भी थे कि उसने पूरी तरीके से प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं की थी, ओके, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं की थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं की थी, उसने ये नहीं बताया था व्हाई सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल, मतलब सेकेंडरी वैलेंसीज क्यों स्पेस में डायरेक्शनल है, प्राइमरी वैलेंसी क्यों नहीं है,
सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. तो ये फिर आगे वाले थेरीज ने एक्सप्लेन किया था. तो वी विल स्टडी दिस in the coming videos. So this is all for today. See you in the next class. Till then, keep learning and keep practicing. Okay? Thank you so much.